के क्लास में आपने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और अब सेकंड लेक्चर जिसमें आप सेल और टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप इस क्लास का जो लेक्चर 1 में पढ़े। सबसे पहले ये बताया गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच इज स्टडी अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी ध्यान दिया जाए, आपने इस सेल को देखा, इस सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अंदर इसमें दो रिएक्शन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के लॉस का और एक गेन का। लॉस से इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो रहा है और गेन से इलेक्ट्रॉन का यूज, और इसी बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जा रहा है और उसी फ्लो में से बीच में से आपने कनेक्शन ले लिया। तो आप इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ चेंज होते हुए देख लिए। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें आप देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है और ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन का स्टडी करते हैं, अंतर रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में सबसे पहले शुरू हुआ कंडक्टर क्या है। वे सभी सब्सटेंस जो अपने से इलेक्ट्रिक के फ्लो का अनुमति देते हैं, अपने से इलेक्ट्रिक का कंडक्टिविटी पेश करते हैं, तो उसको कहते हैं कंडक्टर। जो नहीं करते हैं वो नॉन कंडक्टर। कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक मेटालिक और एक इलेक्ट्रोलिटिक। मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन के गमन के द्वारा कंडक्टिविटी पेश करता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के द्वारा, और इलेक्ट्रोलिटिक जो होता है वो आयन के मूवमेंट के द्वारा। ये बात अलग है कि 9th 10th में आप केवल इलेक्ट्रिसिटी या करंट का डेफिनेशन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में देते थे, जबकि आपका नॉलेज अब पूरा हुआ केवल इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं, कोई भी चार्ज वाले पार्टिकल का फ्लो होगा तो वहाँ करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ ये बात समझ में आ चुका है पिछले लेक्चर में। आज हम लोग को अच्छे से समझना है सेल के बारे में, या उससे भी पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट भी जान लीजिए। वे सभी सब्सटेंस जिसके लिक्विड सॉल्यूशन में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराने पर वे अपने कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट। तो वे सभी सब्सटेंस जिनके एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराने पर वे अपने कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, और ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो इतना आप कल पढ़ लिए थे। ये इलेक्ट्रोलाइट भी दो प्रकार का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो कंप्लीट रूप से अपने कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो पार्शियली रूप से डिसोसिएट होते हैं उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या कि आप इसका ये 10 मोल पर लीटर आपने लिया कॉन्सेंट्रेशन और आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किए, तो ये पूरा अपने आप को जीरो कर लेगा, और जो कंपोनेंट आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीट ये मतलब आयन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब 10 मोल में पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। 10 मोल पर लीटर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा और इसका खुद का जीरो हो जाएगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है कि अगर हम 10 मोल पर लीटर इसका कॉन्सेंट्रेशन लिए, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएं तो ये जरूरी नहीं है कि 10 मोल पर लीटर पूरा डिसोसिएट हो जाए, उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन रह जाए। तो इसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, या द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच आर पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू इट्स कंपोनेंट आयन आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब शुरू होता है आज का क्लास जिसका नाम है सेल। आज के टॉपिक का नाम है सेल। तो आज तक आप सभी स्टूडेंट सेल मतलब इतना ही भर नॉलेज रखते थे, और उसी को सेल कहते थे जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले, चाहे कोई बैटरी हो, उसी को बस सेल कहते थे।
आपको समझ में आना चाहिए कि केवल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाला सेल नहीं कहलाता है, बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी केमिकल एनर्जी में चेंज करने वाला सेल कहलाता है। तो सेल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आज मिलने वाला है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल। सेल के डिफिनेशन से ही समझ में आ गया कि सेल दो प्रकार का होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदले तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बात करते हैं इसके पूरे प्रोसेस का एक बार फिर से, लास्ट बार आज, जो आपके इस कॉन्सेप्ट को भी इंप्रूव करेगा कि मेटल का प्यूरिफिकेशन आपको पढ़ना है यूनिट 6 में, जहां पर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट में जब मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तो आज की इस कॉन्सेप्ट का पढ़ाई का यूज होगा, अगर आप अच्छे से समझ ले तो ध्यान दिया जाए। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में आपके सामने चेंज होते हुए दिखाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले तो ये बता दें कि आप अगर सस्ते मेटल पर महंगे मेटल का कोटिंग करना चाहते हैं, प्लेटिंग करना चाहते हैं, तो जिस पर कोटिंग करना चाहते हैं वो कैथोड बनेगा। जिस पर कोटिंग करना चाहते हैं वो कैथोड बनेगा, वो निगेटिव प्लेट होगा। यहाँ पर लिखा हुआ कल के क्लास में ये गलत था, भले हम आप पढ़े सही, सब सही थे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ गलत था। तो बता रहे थे कि जब सस्ते मेटल के प्लेट पर महंगे मेटल का कोटिंग करना होता है तो उस समय इस बात का ध्यान दिया जाता है, इस कॉन्सेप्ट का ध्यान दिया जाता है, जिस पर कोटिंग करना है, जिस पर कोटिंग करना है उसको कैथोड बनाते हैं, और जिस मेटल का कोटिंग करना है वो एनोड बनता है, तो वो एनोड बनता है। ठीक है, वो एनोड बनता है, और एनोड पॉजिटिव होता है जैसा आप जानते हैं, और कैथोड निगेटिव होता है। तो यहाँ पर पूरा बात समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट का तुरंत हम लोग यूज करेंगे अगर आप अच्छे से समझ लिए तो। और दूसरा कॉन्सेप्ट कि सपोज दैट कॉपर पर जिंक का कोटिंग करना है, तो जिस मेटल का कोटिंग करना है, प्लेटिंग करना है, जिसका मतलब परत चढ़ाना है, उसी मेटल का सॉल्ट का यहाँ सॉल्यूशन होगा। जैसे ही आप करंट सप्लाई करेंगे ये आयन में डिसोसिएट होगा, Zn++ और SO4-। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, तो जैसे ही करंट सप्लाई करेंगे ये जिंक आयन और सल्फेट आयन में टूटेगा। ये जिंक आयन अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। तो जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होगा ये माइनस आयन सॉल्यूशन का, बल्कि पॉजिटिव आयन इस निगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा, सॉल्यूशन में जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। इस कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये तुरंत जिंक रड पर का एटम आयन बनकर सॉल्यूशन में जाएगा। क्यों जाएगा? ताकि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन Zn++ का बना रहे। तो लगातार ये 1 घंटे तक आप इसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर दिए, ये जिंक आयन इस पर जाकर डिपॉजिट होता गया, तो इस पर लगातार एक परत चढ़ जाएगा, एक मतलब इसका कोटिंग हो जाएगा जिंक का। और ये प्लेट जो आप देख रहे हैं, ये प्लेट पर का एटम लगातार सॉल्यूशन में गया है, तो लगातार ये प्लेट गलता जाएगा, इसका मेन मटेरियल जिंक एटम आयन बनकर सॉल्यूशन में जाएगा, और सॉल्यूशन से जिंक आयन इस रड पर जाएगा, तो लगातार इस पर जिंक आयन, जिंक का कोटिंग हो जाएगा, और इस तरह से आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस समझिए। इसमें 2-3 बात का ध्यान देना है कि जिस मेटल पर कोटिंग करना है वो कैथोड बनेगा, जिसका कोटिंग करना है वो एनोड बनेगा। उस मेटल का सॉल्ट होगा जिसका कोटिंग करना है। अगर जिंक का करना है तो ZnSO4 होगा, अगर यहाँ लिए हैं सिल्वर और यहाँ लिए हैं Au, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो Au का होगा। अब यहीं पर हम आप सभी स्टूडेंट को एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं मेटलर्जी का। मेटलर्जी में एक टॉपिक है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या होता है, जब हर तरह से मेटल को प्यूरिफाई कर लिया जाता है, उसके बाद भी मेटल में कुछ इम्प्योरिटीज रहता है। जैसे कॉपर का हम प्यूरिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो कॉपर का हर तरह से फ्लोटेशन मेथड या जो भी सारे मेथड्स है प्यूरिफिकेशन का, सारा इस्तेमाल कर लेने के बाद भी
कॉपर का ये इम्प्योर रड है जो 90% या 95% प्योर है, लेकिन आपको चाहिए 99.99% एकदम। तो आप क्या करेंगे, जो इम्प्योर रड है जिसको आप इतना परसेंट प्यूरिफाई करना चाहते हैं उसको बना देंगे एनोड, और जो अलग से कॉपर का प्योर रड लेंगे। प्योर रड हमेशा, प्योर कॉपर जो है हमेशा वो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। और इम्प्योर रड हमेशा क्या बनेगा, चाहे वो कोई भी मेटल का हो, जिसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना होगा, जिसको 99.9% प्राप्त करना होगा, हो रहा है। जो इम्प्योर रड है वो एनोड बनेगा और जो प्योर रड है कैथोड बनेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे, होगा क्या कि यहां हमने CuSO4 का सॉल्यूशन लिया है। ये सॉल्यूशन का Cu++ आयन इस रड पर डिपॉजिट होगा। जो इम्प्योर रड आपने लिया है इस पर, इसमें अभी भी आयरन है, कुछ नॉन मेटल्स है। आप चाहते हैं कि हमको प्योर एकदम फाइन कॉपर मिले, तो जैसे ही करंट प्रवाह फ्लो कराएंगे, ये आयन में डिसोसिएट होगा, इसके आयन इस पर डिपॉजिट होंगे। इस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये कॉपर अपना 2 इलेक्ट्रॉन यही छोड़कर इस सॉल्यूशन में Cu++ के रूप में जाएगा। लगातार ये प्रोसेस जारी होगा। ये प्लेट जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे तो केवल 60 ग्राम का था, 60 ग्राम का था, और अब 1 घंटे तक करंट का फ्लो करा दिए तो ये धीरे धीरे ये रड पिघलकर पतला हो गया, और ये हो गया कितना, 300 ग्राम का प्लेट हो गया। तो आप कितना प्योर कॉपर प्राप्त किए, 240 ग्राम। वो कॉपर जो एकदम 99.9%, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं पाया जाएगा। कारण क्या है कि अब इस मेटल के रड पर से सिर्फ और सिर्फ कॉपर आयन ही सॉल्यूशन में जाएगा, क्योंकि दूसरे आयन को जगह ही नहीं मिलेगा, दूसरे आयन जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इसको डिस्प्लेस कौन करेगा, इस कॉपर आयन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर आयन ही इसको, इस पर डिपॉजिट होना है और कॉपर आयन ही इसको चाहिए। तो जो भी इम्प्योरिटीज होंगे वो रड पर ही रह जाए। इससे आपको यहाँ पर फाइन मेटल प्राप्त हो रहा है अलग से। जो लिए थे 60 ग्राम का प्लेट, अब है 300 ग्राम का प्लेट। तो इस तरह से मेटल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो जल्दी जल्दी बताइए, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के प्रोसेस में जो इम्प्योर रड होता है वो क्या होता है, इम्प्योर रड एनोड होता है, और प्योर रड, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है वो उसी मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। तो यहां पर इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या किया ये बताइए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिक खर्च किए और अंदर केमिकल प्रोसेस हुआ। जबकि इस वाले में क्या था, इस वाले में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। यहां पर देखिए, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, ये पूरा इन्वर्टर, जो बैटरी का इन्वर्टर यूज करते हैं उसका एक सेल का मॉडल है, जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। ये खुद इलेक्ट्रिक जनरेट कर रहा है, बाहर एक्सटर्नल सर्किट में भेज रहा है। तो यहां पर आप पढ़ने जा रहे हैं सेल। अब पूरा डिटेल आप समझने के लायक हो गया है। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सब बात बोलते हुए दिखाते हुए बोल रहे हैं। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल। तो इस सेल के डिफिनेशन से ये बात क्लियर हो गया कि सेल 2 प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रो। अब आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में सुनेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके सामने है, जो बोलेंगे वो दिखेगा। The cell which converts chemical energy into electrical energy is called electrochemical cell. In such type of cell, anode acts as negative electrode and cathode acts as positive electrode. ये पहली बार आप सुन रहे हैं, जिसको मंडे के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम प्रूफ करने जा रहे हैं कैसे।
कि एनोड निगेटिव कैसे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, पूरा डिटेल आपको मिलने जा रहा है। पूरे इसके फंक्शन पर हम लोग ध्यान देंगे। कंप्लीट एक क्लास समझना है केवल, और वो मंडे का क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड एक्ट्स एज निगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड एक्ट्स एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोथ इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इनटू सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। In electrochemical cell, current is supplied by cell to external circuit। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये है, the cell which converts electrical energy into chemical energy is called electrolytic cell। Second point, in electrolytic cell, anode acts as positive electrode and cathode acts as negative। यही आप लोग आज तक जानते थे। थर्ड पॉइंट ये है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोथ इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इनटू सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप देख पा रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। लास्ट पॉइंट, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करंट इज सप्लाइड बाय एक्सटर्नल सोर्स टू दी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या सेल। मतलब एक्सटर्नल सोर्स से सेल में मतलब प्रवाहित किया जाता है करंट को। तो ये था आपका आज का क्लास, जिसमें आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिफरेंस जाना और सेल के बारे में। नेक्स्ट क्लास हम लेकर आ रहे हैं गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंप्लीट डिस्कशन, जिस क्लास के बल पर आप आगे का 7-8 दिन का क्लास, यानी कि सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।